1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। तो मनमोहन सरकार ने मार दिया है शतक, पूरे कर लिए हैं 100 दिन। पर क्या ये मनमोहन सिंह की टीम झेल पाई है मुसीबतों के बाउंसर? नमस्कार, मैं हूं अमन, आपका स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। मनमोहन सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई लोक लुभावन वादे किए थे, जनता ने उस पर भरोसा किया और एक बार फिर से यूपीए सरकार सत्ता में आई। पर कितनी खरी उतरी सरकार? शुरुआती ओवरों में योजनाओं की फील्डिंग तो खूब लगाई गई, और पर कितने कैच छूटे, मतलब कितने वादे टूटे? किस मंत्री ने बचाई मनमोहन टीम की लाज, और किसकी वजह से कप्तान मनमोहन सिंह को होना पड़ा निराश? क्या इस बार जनता देगी फॉलो ऑन या फिर से होगा टॉस? हर गेंद पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे जाने माने विशेषज्ञ। अभी तक मनमोहन सरकार का हाल देखकर तो यही लगता है शतक हुआ पूरा पर स्कोर रह गया अधूरा। तो लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत से गदगद यूपीए सरकार ने अपना अगला एक्शन प्लान बताने में देर नहीं की थी, या ये कहें कि दोबारा सत्ता संभालने से पहले छन छन कर सरकार का 100 दिन का एजेंडा जनता के सामने आने लगा था, और उस एक्शन प्लान के नतीजों का मूल्यांकन करके जनता को रिपोर्ट कार्ड देने की बात भी कही गई थी। लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड तो फिलहाल का तो कोई आता पता नहीं। लेकिन क्या था मनमोहन का वो 100 दिन का एक्शन प्लान? आइए एक नजर डालते हैं। मई में दोबारा सत्ता संभालने के फील गुड फैक्टर से सराबोर सरकार ने सत्ता संभालने से पहले ही मान लिया था कि इस बार लेफ्ट का दखल नहीं होगा और इसके चलते काम तेजी से होगा। हर मंत्री की जवाबदेही तय करने की बात तो कही गई थी, साथ ही 100 दिन के अंदर जनता को काम का लेखा जोखा देने की बात भी कही गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार को सत्ता संभाले आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं दिया, पर हम आपके सामने रखते हैं सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल की। सरकार ने बड़े जोर शोर से महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द संसद में पास कराकर महिलाओं को विधानसभा और संसद में 1/3 आरक्षण दिलाने की बात कही थी। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह बैकफुट पर नजर आई। सरकार ने बिल पास कराना तो दूर, संसद में बिल तक नहीं पेश किया। हालांकि पंचायत में सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। महिला आरक्षण बिल के साथ साथ सरकार की मंशा नरेगा जैसी सामाजिक स्कीम्स में पारदर्शिता लाने की थी, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम रही। सूखे के चलते सरकार नरेगा का दायरा बढ़ाना चाहती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर मौजूद भ्रष्टाचार को सरकार दूर नहीं कर पा रही है। सरकार चाहती थी कि गंगा समेत देश की बड़ी नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाए। इसके लिए युवाओं का एक संगठन बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन नदियां अब भी प्रदूषित हो रही हैं और इसकी सफाई पर सरकार अब तक चुप है। सरकार ने न्यायपालिका में सुधार के लिए भी 6 महीने के अंदर रोड मैप बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल विफल रही। जजों की संपत्ति के मामले में सरकार संसद में बिल तक नहीं रख पाई। इसके अलावा बीपीएल सूची को खत्म करने के लिए गरीबों को नया आईडी कार्ड देने की बात कही गई थी, लेकिन इस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं देखी गई। भारत निर्माण के तहत प्रत्येक मंत्रालय से अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी करने के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन 100 दिन पूरे हो गए हैं और किसी भी मंत्रालय की रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आई। यूपीए के 100 दिन की सरकार पूरी तरह से जनता के अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, विफल रही है, क्योंकि उन्होंने वादे तो बहुत किए, लेकिन महिला आरक्षण के साथ बहुत सारे विषयों पर कोई पहल अभी तक नहीं हुई है। हालांकि नरेगा, पंचायत में आरक्षण और नए आयकर कोड जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। नई सरकार के गठन के बाद वायदों का सिलसिला शुरू हुआ। इन वायदों में एक वायदा सरकार का 100 दिन का एजेंडा भी था, लेकिन इस वायदे का भी वही हश्र हुआ जिसकी उम्मीद थी। हर बार की तरह इस बार भी सरकारी वायदे सिर्फ सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह गए हैं और अंत में आम इंसान को मिलता है तो सिर्फ इंतजार। कैमरामैन संतोष के साथ विपिन चौबे, CNEB, दिल्ली।
तो महिला आरक्षण बिल और नरेगा का दायरा और न्यायपालिका में सुधार, तमाम तरह के वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हो पाए। हम इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हर क्षेत्र को छूने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ श्रीराम खन्ना है, वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ। सबसे पहले आपके पास आऊंगा चौधरी साहब जी। अगर मैं सबसे पहले इकोनॉमी फ्रंट की बात करूं, आप कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, भारतीय कृषक समाज के। इस वक्त सूखा हम जानते हैं, मतलब मौसम विभाग ने भी 2009 को सूखाग्रस्त साल घोषित कर दिया और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जारी है। मतलब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी शरद पवार को, लिखी ना नहीं लिखी नहीं पता। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने हमला बोला और उसके बाद ये कुछ सीटों का दबाव भी हो सकता है। लेकिन राजनीति से परे आपको लगता है कि मनमोहन सरकार फेल रही है महंगाई को काबू में करने के लिए, क्योंकि महंगाई बेतहाशा तरीके से बढ़ी है और सूखे के ऊपर महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, सरकार दो तरीके से आप बात करेंगे इसमें। एक तो सूखा, सरकार को भाजन हो गई ईश्वरीय प्रकोप का। 5 साल तक बरसात अच्छी रही, सरकार वाहवाही लूटती रही। अब सूखा पड़ गया तो पूरे देश में हाहाकार मचा और सरकार भी परेशान है। ये तो एक हकीकत है। इसी हकीकत पर मैं आपसे कृषि के उत्पादकता में चौधरी साहब, पहले इसी हकीकत पर अगर मैं चर्चा करूं कि भाई मौसम जो है उस तरह का नहीं था, अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आई। पिछले 1 साल में इन्फ्लेशन रही है और ये 10 से 18% तक जाएगी, ये समझ लीजिए, क्योंकि ड्रॉट का जो असर है ये फूड प्राइसेस पर नेगेटिव इसका इंपैक्ट होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गरीब आदमियों में हाहाकार मचेगा। ये बिल्कुल तय है। और इस बार दिवाली कड़वी होने वाली है, चीनी के कारण भी और कीमतों के कारण भी, क्योंकि आपकी राइस की प्रोडक्शन कम हो गई। तो जो स्टेट्स 2 रुपए किलो बेचने चाह रही हैं, उनके तो भांडे बिक जाएंगे जी, क्योंकि उनके सारे राजस्व में इतना पैसा नहीं है कि वो इतने रुपए में ले सके। इसलिए ये जो विपदा है ये राजनीतिक विपदा नहीं है। और आप तो कह रहे हैं 100 दिन में क्या हुआ, 1800 दिन के लिए वोट मिले और 100 दिन में आप कह रहे हो क्या किया। तो ये तो वो कह रही है। चौधरी साहब, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक मिनट, मैं एक बात कह लूं। सास कह रही है बहू तो आ गई, शादी तो हो गई, 4 हफ्ते हो गए, बच्चा क्यों नहीं हुआ। चलिए, शुरुआत तो आप जो सवाल कर रहे हैं खन्ना साहब, असल में हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शुरुआत हुई है क्या, आगाज हुआ है क्या, और वो आगाज कितना सकारात्मक है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत जैसे देश में मतलब 100 दिनों के अंदर कोई रिपोर्ट कार्ड आ जाए और एकदम से एक रेवोल्यूशनरी चेंज हो जाए, इस बात को भी नहीं कहा जा सकता है। छोटा सा विराम लेते हैं, विराम के बाद और भी सेक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे और भी क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मनमोहन सरकार 100 दिन के एजेंडे में कितनी सफल रही है। एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन की क्या रही रिपोर्ट कार्ड, उस पर हम जहां पर चर्चा करें। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हैं श्रीराम खन्ना। आप दोनों से बातचीत जारी रखें। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर दरअसल बहुत ज्यादा माथापच्ची की गई थी। शुरुआत में तो सरकार के अलावा कई बड़े मंत्रालयों ने अपने लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार किया था और उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर मंत्रालय एजेंडे पर खरा उतरने के आसपास भी नहीं फटक पाए। यूपीए सरकार के मौजूद कई कैबिनेट मंत्रियों को उनके मनपसंद पोर्टफोलियो इसलिए दिए गए ताकि वो काम में तेजी ला सकें, लेकिन लगता है कि इनका ज्यादातर वक्त तय किए गए 100 दिन के एजेंडे पर नहीं बल्कि दोबारा सत्ता हासिल करने के सुरूर में बीता है। यही वजह है कि ज्यादातर मंत्रालय अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हर रोज देश को 20 किलोमीटर राजमार्ग देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भूतल परिवहन मंत्री खुद मान चुके हैं कि उनका मंत्रालय बड़ी मुश्किल से रोज 2 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ पा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया की खस्ताहाल हालत को सुधारने का लक्ष्य रखा था, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन 100 दिनों में निजी एयरलाइंस की हड़ताल की धमकी के अलावा एयर इंडिया के कर्मचारियों की भूख हड़ताल तक देख चुके हैं। इसके अलावा एयर इंडिया घाटे के जाल में ऐसा उलझा कि कंपनी को अपने बचाव का रास्ता खुद खोजना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने 100 दिन के अंदर 5,653 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा 2012 तक देश के 50,000 गाँव तक बिजली पहुँचाने की बात कही गयी थी, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय 100 दिनों में सिर्फ 2,308 मेगावाट ही नेशनल ग्रिड में जोड़ पाया।
कृषि मंत्रालय ने गरीब परिवारों को हर महीने 25 किलो गेहूं या चावल 3 रुपए प्रति किलो के दर से दिलाने का वादा किया था। गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न देना तो दूर, सरकार अब सूखे के चलते देश को ही खाद्य सुरक्षा देने में विफल नजर आ रही है। इसके अलावा शरद पवार महंगाई काबू करने में भी पूरी तरह नाकाम रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहर छोड़कर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और स्टाफ का वेतन दुगना करने की बात कही थी। स्वास्थ्य मंत्री इन मुद्दों पर खरे तो उतरे, लेकिन देश में स्वाइन फ्लू ने जैसे लोगों की जान ली, फिर देश में मौजूद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे। शहरी विकास मंत्रालय ने भी गरीबों के लिए मकान दिलाने का लक्ष्य रखा था। इस मुद्दे पर भी सरकार पिछड़ती दिखाई दे रही है। योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम होता नहीं दिखा। इसके अलावा सरकार इन 100 दिनों में विदेश नीति पर भी पूरी तरह पिछड़ी दिखी। शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ संयुक्त दस्तावेज में बलूचिस्तान के जिक्र ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हुए हमले में सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी नजर आई। इसके अलावा जनता को सबसे ज्यादा निराशा पेट्रोलियम मंत्रालय से हुई। सत्ता संभालते ही सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई में आग लगा दी। साथ ही पिछले 1 महीने में पेट्रोलियम मंत्रालय अंबानी बंधुओं की लड़ाई ही सुलझाने में लगा रहा। इन सब के बाद भी सरकार मानती है कि उसने 100 दिन का एजेंडे का लक्ष्य हासिल किया है। हर क्षेत्र में इन 100 दिनों में ठोस और बुनियादी कदम उठाए गए हैं, तमाम उन योजनाओं के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए थे। सड़कों का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, अर्बन डेवलपमेंट का मामला हो। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अपने वादे जरूर निभाए हैं। विकास गर्ग, CNEB। तो सेक्टर वाइज हमने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त। सबसे पहले चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे पहले चर्चा, भूतल परिवहन मंत्रालय हम देख रहे थे, कमलनाथ उनको 20 किलोमीटर हाईवे रोज, और खुद कह चुके हैं कि 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। आपकी प्रतिक्रिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर? क्या करेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ नजर है पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और जितना इनको सड़कों का बनाने का व्यवस्था करनी चाहिए उतना तो कर नहीं पा रहे हैं। वायदा किया 20 किलोमीटर प्रतिदिन, बन नहीं पा रहा 2 किलोमीटर भी। तो क्या करेंगे? खन्ना साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हवाई जहाज को अगर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो पहले टेक ऑफ करेगा जी। पहले 100 दिन में जो टेक ऑफ डिफरेंट मंत्रालयों ने करा है उसकी ट्रेजेक्ट्री देख के लगती है कि भी अब हवाई जहाज उड़ गया। जी। अब वो टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। जी। आप जो 1800 दिन का काम है, आप 100 दिन में कहो जी अब ये क्यों नहीं हुआ, तो ये तो आपकी जो समझने की शक्ति है उस पर ये टिप्पणी होगी। जी, चलिए, शुरुआत एक सकारात्मक है, आपको लगता है? एकदम पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव शुरुआत है इस समय, क्योंकि इन्होंने सिर मुड़ाया और ओले पड़ गए, ड्रॉट आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, और अब ये गन्ने की फसल में मार। ये तो भाई वरुण देवता के पास एम्बेसडर भेजते कि भैया बारिश कर दो तो सब प्रॉब्लम। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करिए। लीगल रिफॉर्म्स की अगर मैं आपसे बात करूं, उसमें अभी जजों की संपत्ति को लेकर मतलब बड़ा ही कहा जा रहा है कि उनको सार्वजनिक की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। वो एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं? देखिए, न्यायपालिका में सुधार को देश के प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति जो है जानने का हक है देश के प्रत्येक नागरिक को, और इसमें चाहे वो जुडिशरी है और चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस है, इसमें जजों को अलग क्यों? आखिर क्या वजह है कि वो वजह ये गिनाई जाती है कि उनको परेशान किया जाता है, जो केस हार जाएंगे। कोई परेशान नहीं किया जाता, मिनिस्टर को परेशान नहीं किया जाएगा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये बेकार की बात है, इसमें कोई मानने की बात नहीं है। मेरा ये मानना है देश के हर नागरिक की संपत्ति घोषित होनी चाहिए और पता होना चाहिए। आप फिलहाल सहमति बन चुकी है पूरी तरह? मेरा ये मानना है जी कि जजेस इंक्वायरी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ 100 दिन के अंदर जी, और उसके अंदर कुछ प्रावधान थे जिस पे रिएक्शन हुआ जी, और सरकार के मंत्री ने, सुलझा हुआ मंत्री था, उसने विड्रॉ कर लिया कि भैया ये तो जूते बजने वाले हैं पार्लियामेंट में जी। और ये सिग्नल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चला गया बिना कानून, कि तुम मान जाओ जी, नहीं तो कानून पास हो जाएगा बिना कानून। और ये अच्छी बात है कि 100 दिन में बिना युद्ध, इस पे युद्ध हो सकता है, बिना युद्ध हुई पहली सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने। ये तो एक गुड लक की बात है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। चलिए खन्ना साहब, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तो बिना कानून में नहीं, पहली सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जा चुका है कि जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद था। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के बारे में लखनऊ के लोगों से राय जाननी चाहिए। हमारे संवाददाता नवलकांत सिन्हा ने, जहां लोगों का यही कहना था कि अब यह महंगाई मार डालेगी। बहुत अच्छी राय है मेरी। 120 रुपए अरहर की दाल खा रहे हैं,
और उसमें खाने रोज नहीं खा पाते, बच्चों के तो दाल चावल ही खाते हैं, उनका दाल मुंह से छीन लिया गया। और हाँ, जब और 35 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं, 2 वक्त चाय पीते थे तो अब 1 वक्त पीना पड़ रहा है चाय, और बच्चों के दूध में चीनी नहीं पड़े, तो गरीबों की हालत का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि वो बेचारे क्या खाते होंगे। केंद्र सरकार के लिए जो है वो बहुत खराब है, और 120 रुपए किलो दाल बिक रही है, गरीब लोग क्या खाएंगे? ये तो गरीबों के लिए बहुत ही वो है। इस केंद्र सरकार ने हमें दिया ही क्या है? महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ महंगाई। बहुत ही खराब रहा है, सब चीज़ तो महंगी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखती जो सस्ती हो। तो महंगाई रोकने में नाकाम रही है सरकार, जनता की राय, जनता का जनादेश आप देख रहे थे। लेकिन जिस तरह का एक तरफा जनादेश मिला था यूपीए सरकार को, लग रहा था कि किसी तरह की कोई बैसाखी नहीं है और फैसले लिए जाएंगे, जल्द फैसले लिए जाएंगे, लेकिन होता नहीं दिख रहा है। लेकिन शुरुआत जरूर हुई है, जिस तरह से खन्ना साहब ने कहा। एक छोटा सा विराम लेते हैं, विराम के बाद भी चर्चा जारी है। तो सरकार ने आते ही दावे किए थे कि 100 दिन में देश का कायाकल्प शुरू हो जाएगा। शुरुआत तो हुई, लेकिन एक के बाद एक असफलताओं की, और इनमें से कुछ की वजह सरकार के वश के बाहर की बात थी। नहीं मालूम था कि मॉनसून धोखा देगा, सूखा पड़ेगा, आकार आएगा, मगर सिर्फ यही वजह नहीं है कि सरकार अपने वादे नहीं निभा पाई। देश इस समय सूखे की मार झेल रहा है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री भी सूखे के कहर के आगे अपने हथियार डाल चुके हैं। सरकार ने 100 दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों को 25 किलो तक गेहूं या चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने का ऐलान किया था, पर ये सपना सूखा राहत की योजनाएं बनाने में ओझल हो गया। वित्त मंत्री खुद मान रहे हैं कि हालात बहुत बदतर हैं। We will have the rice reserve of around 137 lakh tons, that means 13.7 million tons. And if we exclude the 5.2 million tons of buffer stock, normal buffer, and 2 million tons of strategic reserve, that means 7.2 million if we exclude, then we will have 7 million tons plus surplus on 1st of October 2009. बात अगर महंगाई की करें तो सरकार के प्रयास से महंगाई दर तो शून्य के नीचे जा पहुंची, पर महंगाई 7वें आसमान पर कायम है। चीनी के दाम 35 रुपए प्रति किलो और दाल के करीब 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। पर सरकार का कदम उठाना तो दूर की बात, जिम्मेदारी को लेकर रस्साकशी जारी है। तो जिम्मेदारी को लेकर रस्साकशी जारी है। हम आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे चौधरी साहब, 100 दिन का एजेंडा, कितने नंबर देंगे 10 में से आप? 10 में से नंबर कहां दें? तो महंगाई मार दिया है और नहीं, फिर भी कुछ सूखे की मार से पूरा देश पीड़ित है। तो कितने नंबर आप देंगे? आपको क्या लगता है क्या हुआ है अब तक? कितने नंबर? सरकार क्या करे? बरसात तो ला नहीं सकती अपने हाथ में सिंचाई तो मजबूरी की वजह से ही, लेकिन कुछ नंबर तो आप जरूर देंगे। कितने नंबर? महंगाई को देखते हुए, देश के आम आदमी की स्थिति को देखते हुए नंबर देना बहुत मुश्किल हो रहा है, और 3 नंबर भी अगर दें 10 में से तो बहुत बड़ी बात होगी 100 दिन के। चलिए 3 नंबर आपकी तरफ से। खन्ना साहब, आप कितने देंगे? देखिए, सारी कहानी राजनीतिक वातावरण देखते हुए जी जी जी, और जो एक लिमिटेशंस होती हैं एक गवर्नमेंट की डिलीवर करने में जी, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, पूरे माहौल को देखते हुए लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बजटिंग, डिलीवरी, इन सबको देखते हुए कितने नंबर मुझे लगता है सेकंड क्लास में पास करूंगा मैं, 50-55% नंबर देके, यानी कि 5 से 5.5 नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब और चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 और 5.5 नंबर हमारे आर्थिक विशेषज्ञ और भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी की तरफ से। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतने, लेकिन आपको बता दें कि सरदार परमजीत सिंह सरना को शिरोमणि अकाली दल दिल्ली का अध्यक्ष एक बार फिर चुन लिया गया है। गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में आयोजित पंथक कन्वेंशन के दौरान शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। इसके अलावा श्री रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा में आयोजित पंथक कन्वेंशन में सिख धर्म के अलग अलग मसलों पर चर्चा की गई। इस दौरान सिख पंथकों से अपील की गई कि वो दिखावे में ना जाएं और गुरुओं के दिखाए गए मार्ग का अनुकरण करें। इसी के साथ आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश, लेकिन सीएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रिया।